गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर और यहीं से देश दुनिया की हर बड़ी खबर आज आपके सामने हर रोज की तरह हम रखने वाले हैं। हर मॉर्निंग अपडेट हर डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। झारखंड चुनावों को लेकर बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम मंत्री शामिल हुए। इसमें कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा यहाँ पर की गई है। तो देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। अब मंथन का दौर जारी है और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी दफ्तर में झारखंड चुनाव को लेकर बैठक हुई है जिसमें शिवराज सिंह चौहान और साथ ही बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। तो देखिए, झारखंड के चुनावों को लेकर 50 नाम भी फाइनल किए गए हैं। जो सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी है झारखंड चुनावों को लेकर। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल हुए। झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर के भी बैठक हुई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की आज एक और अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली में आज महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक होगी और साथ ही यहाँ पर भी नाम फाइनल किए जाएंगे। और इसी को लेकर महाराष्ट्र से तमाम जो नेता हैं वो आज दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भी आज दिल्ली में मौजूद रहने वाले। आला कमान के साथ में कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के बड़ी बैठक होने वाली है। आज मंगलवार को महाराष्ट्र में और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हुआ। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में पूरी डिटेल। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या, हम उसकी बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते हैं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। थोड़े शिकवे हैं, थोड़ी शिकायतें हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सफल चुनाव कराने के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन आरोपों को पीछे छोड़कर नए मिशन की शुरुआत कर दी है। चुनाव आयोग का नया मिशन है महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, जिसका बिगुल बज गया है। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। डेट ऑफ पोल इन महाराष्ट्र वुड बी 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र में कुल 9 करोड़ 63 लाख वोटर्स हैं। इसमें 4 करोड़ 97 लाख पुरुष, 4 करोड़ 66 लाख महिला और 1 करोड़ 85 लाख युवा वोटर्स हैं। पहली बार 20,93,000 वोटर्स मतदान करेंगे। 85 साल की उम्र से अधिक के मतदाता घर से वोट डाल पाएंगे। महाराष्ट्र के बाद बात झारखंड चुनाव की, तो इसका भी ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. झारखंड में भी महाराष्ट्र के साथ यानी 23 नवंबर को ही चुनाव के नतीजे आएंगे। झारखंड में कुल वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 6 लाख है, जिसमें से 1 करोड़ 29 लाख महिला और 1 करोड़ 31 लाख पुरुष मतदाता हैं। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 11,84,000 है। झारखंड में 29,562 पोलिंग स्टेशन होंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। देखिए इन तस्वीरों को। झारखंड चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में बैठक हुई। बीजेपी दफ्तर में हुई इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए और बताया जा रहा है कि झारखंड के 50 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी गई है। इस बैठक में झारखंड चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो आज दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक होगी। इसके बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। सुबह 11 बजे मुंबई में महायुति की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस और अजित पवार शामिल होंगे। चुनाव के ऐलान होते ही मुख्यमंत्री शिंदे ने सुनिए क्या दावा किया है। कधी न झालेला विकास आम्ही केलाय, याची पोचपावती या महाराष्ट्रातील जनता दिल्याशिवाय राहणार नाही आणि महायुतीचं सरकार पूर्ण बहुमताने या निवडणुकीमध्ये येईल। एक तरफ सीएम शिंदे जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में
आला कमान के साथ बैठक होगी। 17-18 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। अब बात उपचुनाव की, तो 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया गया। लोकसभा सीटों में केरल के वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। जबकि विधानसभा की बात करें तो 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे। मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर कोर्ट में मामला है। इसके अलावा उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और अब बात करेंगे बहराइच की, जहां पर हिंसा के बाद जो बवाल बढ़ा था और जो बढ़ता जा रहा था वो अब शांत होता हुआ नजर आ रहा है पुलिस की चौकसी की वजह से। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीड़ित परिवार से कल मुलाकात की। लखनऊ में इंसाफ का उन्हें भरोसा दिलाया। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक इस मामले में एक्शन क्या लिया गया है और कितने आरोपियों को पकड़ा गया है। पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में बता देते हैं। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। मजहब के नाम पर लगी आग अब बुझ चुकी है, लेकिन इंसाफ की आस में सबूत जस के तस पड़े हैं। जले हुए मकान और दुकान धिक्कार रहे हैं। सूनी पड़ी गलियां बार बार सवाल पूछ रही हैं। जहां धर्म का नाम ही उत्सव है, वहां धर्म के नाम पर आतंक क्यों? ये तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं, जहां शुरू हुई हिंसा फिलहाल शांत है। हमारे साथ वृंदा शुक्ला हैं। वृंदा जी, अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है यहाँ के, वो जरा बताइए। जी, स्थिति अब बिल्कुल नियंत्रण में है। सभी जगह बिल्कुल शांति है। सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। कल हुई डिस्टर्बेंस के बाद आज सभी जगह हमारे द्वारा व्यापक स्तर पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। और जितने भी कल प्रभावित गांव थे, सभी जगह आज पुनः सुबह भी और शाम में भी डीएम मैडम और मेरे द्वारा सभी जगह भ्रमण किया गया है। लोगों से फीडबैक लिया गया है। कोई भी अभी तनाव की भी स्थिति नहीं है। एकदम सामान्य जीवन है और एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यूपीएसटीएफ के एडीजी के खुद सड़क पर उतरने के बाद भीड़ काबू में है। सड़कों पर दंगाई अब नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि शहर भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। बहराइच और आसपास के इलाके में अभी भी यूपीएसटीएफ की टीम डेरा डाली हुई है। 24 घंटे पल पल की निगरानी रखी जा रही है। 2 शिफ्टों में अधिकारी तैनात किए गए हैं। अब बात कार्रवाई की, तो दंगा के आरोप में अब तक 52 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी 52 आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। अब तक फरार चल रहे मुख्य आरोपी यानी सलमान की तलाश जारी है। बहुत कम समय अब हमें लगेगा। हमारी जो विभिन्न टीम्स हैं निरंतर इस पे कार्य कर रही हैं और बहुत जल्द सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस की तरफ से सलमान की जल्द गिरफ्तारी को लेकर दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वो हर घंटे बहराइच मामले की रिपोर्ट ले रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी ने बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिया। को ये चाहिए कि इंसाफ चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, बाकी उनका घर गिराया जाए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। भाई इतना जानते हैं, बाकी बहुत परेशान है, हम नहीं बता सकते। एक तरफ हिंसा की आग बुझ रही है तो दूसरी तरफ सियासत की गर्मी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और सुनिए क्या कहा। तो मुसलमान का वोट चाहिए। वो नहीं बोलेंगे कि गोलियां एक जिस मुसलमान ने चलाया उस दरिंदे को चौराहे पर खड़ा करके फांसी पर लटका देना चाहिए। क्या अब हिंदू यहाँ नहीं स्वतंत्र होके माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश? बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रशासन और मूर्ति विसर्जन को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है जब सियासत को हवा दी जाए। अभी माहौल में गर्मी है तो पूरी कोशिश शांति के लिए होनी चाहिए। अब खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, जहां एक सोसाइटी में जबरदस्त आग लगी और आग भी इतनी तेज थी कि हड़कंप मच गया। ये आग सोसाइटी के बेसमेंट में लगी, जिसकी वजह से कई सारी गाड़ियों में भी आग लग गई। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। 2-3 गाड़ियों में आग लग गई है, देख सकते हैं आप। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर, 2-3 गाड़ियाँ जल गई हैं।
सब लोग अपनी गाड़ियां बचा रहे हैं। भयंकर आग धधक रही है, लपटें उठती दिख रही हैं, चीख पुकार मची है, हंगामा हो रहा है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है, कई गाड़ियां जल गई हैं, बाइक भी आग की चपेट में आ गई है। देखिए, बेसमेंट में आग लगी है, कई गाड़ियां यहां पार्क दिख रही हैं। आग को बुझाने की पुरजोर कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन लपटों का तांडव ऐसा है जो तेजी से बड़े हिस्से को अपनी आगोश में ले रहा है। लपटें तेजी से बढ़ रही हैं, आग ऊपरी हिस्सों में फैल रही है, जिसे काबू करने के लिए अफरा तफरी मची है। 2-3 गाड़ियों में आग लग गई है, देख सकते हैं आप, बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर। 2-3 गाड़ियाँ जल गई हैं, सब लोग अपनी गाड़ियाँ बचा रहे हैं। बेसमेंट में आग के तांडव के बाद हंगामा और बवाल की तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के वेस्ट से सामने आई हैं, जहां फ्यूजन होम सोसाइटी के बेसमेंट में भीषण आग लग गई, जिससे वहां खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। इस घटना में 3 मोटरसाइकिलें पूरी तरह जलकर राख हो गई और 3 कारों के टायर भी जल गए। इस घटना के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों का गुस्सा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पर फूट पड़ा। आग लगते ही सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। घटनास्थल पर मौजूद गार्ड ने फायर टीम को पूछताछ में बताया कि सोसाइटी के कुछ बच्चे पटाखे और रॉकेट जला रहे थे, जो शाफ्ट में गिर गए, जिससे आग भड़क उठी है। साथ ही खुद को मैसेज करने को लेकर भी डांट रही है। तो आपने देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में पर्यटक वहां पर घूमने आते हैं, लेकिन दूर से ही ताजमहल का दीदार करते हैं। अब आगरा से ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ताजमहल की मीनार पर चढ़ गया और कई देर तक हंगामा करता रहा। खुद ही देख लीजिए। ताजमहल के मुख्य गुंबद की मीनार पर खड़े होकर वीडियो कॉल करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक प्रतिबंधित क्षेत्र में खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहा है। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो मंगलवार दोपहर का बताया जा रहा है। जिस जगह पर वो खड़ा है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। वहां एक टेम्परेरी रेलिंग लगाई गई है, जिसे फांदकर वो मार्बल के प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। मामला सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वीडियो में ताज के मीनार पर खड़े इस शख्स के पीछे पीछे एक लड़की भी ताजमहल पहुंच गई। शख्स उसी से वीडियो कॉलिंग कर लड़ाई झगड़ा करता रहा। हालांकि इस शख्स ने लड़की को ताजमहल के नीचे से वापस भेज दिया, पर यह खुद आधे घंटे तक मीनार पर ही चढ़ा रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दौरान ताज पर तैनात CISF और ASI के कर्मचारियों को कुछ पता ही नहीं चला। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांकेर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ घर की पार्किंग में 2 भालू घुस आए और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ वो देखिए रिपोर्ट में। एक घर की पार्किंग में भालू घुस आए हैं। तभी 2 स्कूटी सवार आते हैं और उनमें से एक अपनी स्कूटी को पार्किंग में खड़ी कर देता है। कुछ देर बाद दूसरा स्कूटी सवार भी अंदर आता है। तभी पार्किंग में पहले से खड़े स्कूटी सवार को कुछ दिखाई देता है। जैसे ही इन लोगों की नजर भालू पर पड़ती है, ये दोनों घर से बाहर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर से आई हैं, जहां आबादी वाले इलाके में भालू का दिखाई देना अब आम बात हो गई है। साथ में खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। 28 दिन में 5 बार शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी और यहाँ तक कि शूटर्स हर एक मूवमेंट पे बाबा सिद्दीकी की नजर रखे हुए थे। यानी कि काफी वक्त से ये प्लानिंग चल रही थी। मुंबई में ही रुके हुए थे और लगातार रेकी कर रहे थे। उनके आने जाने का वक्त, वो कब कहाँ जाते हैं, इन सब पर नजर रखी जा रही थी। और ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, 28 दिनों में 5 बार घर और दफ्तर की रेकी की जा रही थी। और साथ ही आपको ये भी बता दें, इस मामले को लेकर सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी को भी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सेल्फी तक लेने की इजाजत नहीं दी जा रही है।
देखिए 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है आरोपियों को। और सिद्दीकी हत्याकांड में बहराइच का शूटर शिव कुमार गौतम भी फरार चल रहा है। और काला हिरण मामले में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पोस्ट किया है और आपको वो पोस्ट भी दिखाते हैं जो एक्स पर उन्होंने किया है कि काला हिरण जिसे बिश्नोई समाज देवता मानता है, उसकी पूजा करता है, उसका आपने शिकार किया या उसे पकाकर खा लिया, जिसके कारण बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत हुई। मेरा आपको सद परामर्श है कि आपको बिश्नोई समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी बड़ी गलती के लिए बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी नेता और पूर्व सांसद हरनाथ सिंह यादव ने ये पोस्ट किया है। और अगली खबर पाकिस्तान से, जहां पर एससीओ की समिट चल रही है आज। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की कर लेते हैं। तो जो अगली खबर है उसके बारे में आपको बताएं तो एससीओ समिट की अगर बात करें तो विदेश मंत्री वहां पर कई बड़ी बातें करने वाले हैं। और इसके अलावा हरियाणा की भी खबर आपको बताएंगे, जहां जो नई सरकार है उस पर भी अब पूरी तरह से जो रूपरेखा है उसको लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए आज हरियाणा में सरकार गठन को लेकर बड़ी बैठक भी होने वाली है और आज हरियाणा में सरकार को लेकर मुख्यमंत्री पद को लेकर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन को लेकर ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं हरियाणा से। पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह और मोहन यादव भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर, हरियाणा में आज मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी। और इस बीच खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आने वाले उमर अब्दुल्ला। सुबह 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब शपथ लेते हुए उमर अब्दुल्ला आज जम्मू कश्मीर में नजर आने वाले हैं। और इंडिया ब्लॉक के जो तमाम नेता है वो वहां मौजूद रहेंगे क्योंकि उनको न्योता दिया गया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव के भी मौजूद रहने की जानकारी है। इसके अलावा प्रकाश करात और कनी मौजी भी इसमें शामिल होंगी। तो देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और निर्दलीयों का समर्थन यहां पर मिला है और आज तमाम जो तैयारियां हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर वो जम्मू कश्मीर में कर ली गई है। सुबह 11:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी शपथ समारोह में न्योता दिया गया और तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो सभी मौजूद रहने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 29 सितंबर को शाम को गुरुराम रॉय पब्लिक स्कूल गोविंदपुरम के पास में चेन स्नैचिंग की थी, जिसके बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा था, लेकिन अब पुलिस ने इसे दबोच लिया है। तो मुठभेड़ हुई है, जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल भी हुआ है। बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई पुलिस की तरफ से, जिसमें बदमाश घायल हुआ। उसके बाद उसे पकड़ा गया है। बताया जा रहा बाइक, कारतूस और तमंचा उससे बरामद हुआ है। काफी वक्त से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी।